दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट को डिस्कस करने वाले हैं और हमारा आज का जो टॉपिक है वो है हर्शे एंड चेस बैक्टीरियोफेज एक्सपेरिमेंट, जो कि आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर बॉटनी के सेकंड पेपर यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है। तो आज का वीडियो बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है और इस एक्सपेरिमेंट को मैं आपको एनिमेशन के थ्रू समझाऊंगा और एनिमेशन के थ्रू इसको समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, कहीं भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो आपको बता दें कि 1952 में एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया था और अपने एक्सपेरिमेंट के लिए उन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस लिया। और यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि उन्होंने कौन सा बैक्टीरियोफेज लिया था। तो आपको बता दें T2 बैक्टीरियोफेज लिया था जिसका जेनेटिक मटेरियल था डीएनए। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं ये ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले बैक्टीरियोफेज से रिलेटेड कुछ टॉपिक हम समझते हैं, फिर समझेंगे कि हर्शे एंड चेस ने अपने एक्सपेरिमेंट में किन किन चीज़ों को लिया, क्यों लिया और उनके एक्सपेरिमेंट का रिज़ल्ट क्या रहा। तो यदि हम T2 बैक्टीरियोफेज के स्ट्रक्चर को देखें तो इसमें सबसे बाहर की ओर एक प्रोटीन का आवरण होता है, यानी कि एक प्रोटीन कोटिंग होती है और अंदर की ओर इसके हेड वाले रीजन में न्यूक्लिक एसिड के रूप में पाया जाता है डीएनए। अब इन्हीं दोनों को आधार मानकर हर्शे और चेस ने एक्सपेरिमेंट किया। यदि हम प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के केमिकल कंपोजिशन को देखें तो दोनों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन कॉमन होता है, जबकि प्रोटीन में सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है। लेकिन न्यूक्लिक एसिड में देखा जाए तो सल्फ़र नहीं पाया जाता और वहीं न्यूक्लिक एसिड में फास्फोरस पाया जाता है। तो यहाँ पर आपको बता दें कि प्रोटीन में सल्फ़र अधिक होता है, फास्फोरस बहुत कम होता है। लेकिन अगर हम बात करें न्यूक्लिक एसिड की तो न्यूक्लिक एसिड में केवल फास्फोरस ही पाया जाता है और सल्फ़र बिल्कुल नहीं पाया जाता। तो बैक्टीरियोफेज की इस केमिकल कंपोजिशन यानी कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड को आधार मानकर उन्होंने क्या किया कि बैक्टीरियोफेज वायरस को यूज़ किया। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस ऐसे वायरस होते हैं जो कि बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं और इनमें दो ही चीज़ पाई जाती है, एक प्रोटीन की कोट और दूसरा जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए। तो जब भी बैक्टीरियोफेज वायरस बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो अपना जो जेनेटिक मटेरियल है यानी कि जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर डाल देता है, जबकि उसका जो प्रोटीन कोट होता है वो बाहर की ओर ही रह जाता है। अब हर्शे और चेस ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट के लिए दो तरह के रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिए, एक लिया सल्फ़र 35 और दूसरा लिया फास्फोरस 32। ये दोनों जो एलिमेंट्स थे ये रेडियो एक्टिव थे। तो हर्शे और चेस ने क्या किया कि इन बैक्टीरियोफेज वायरस को यानी कि T2 बैक्टीरियोफेज वायरस को दो समूहों में संवर्धन किया, यानी कि उसका कल्चर किया। अब क्या किया कि पहले वाले जो समूह थे T2 के, उसमें उन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव S35 यानी कि सल्फ़र का यूज़ किया। तो जैसा कि पीछे मैंने बताया था कि प्रोटीन में सल्फ़र पाया जाता है, तो ये जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस थे ये जाकर प्रोटीन आवरण के साथ जुड़ जाते हैं। तो याद रखिएगा कि जो S35 है वो बैक्टीरियोफेज वायरस के प्रोटीन के साथ जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि जो प्रोटीन होते हैं उनमें सल्फ़र की मात्रा पाई जाती है लेकिन फास्फोरस की बहुत कम मात्रा पाई जाती है। अब जो दूसरा वाला टेस्ट ट्यूब था यानी कि जो दूसरा T2 फेज कॉलोनी थी उसमें उन्होंने क्या किया कि रेडियो एक्टिव फास्फोरस यानी कि P32 डाला। अब ये क्या होंगे, ये P32 फास्फोरस बैक्टीरियोफेज के जो न्यूक्लिक एसिड है उसके साथ जुड़ जाते हैं। क्यों जुड़ते हैं? क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं उसमें फास्फोरस पाया जाता है, सल्फ़र नहीं पाया जाता। तो ये जो P32 फास्फोरस थे ये बैक्टीरियोफेज के न्यूक्लिक एसिड के साथ जुड़ जाते हैं। तो इस तरह से बैक्टीरियोफेज के दो
वेरिएंट मिलते हैं। एक तो रेडियो एक्टिव प्रोटीन रखता है जिसके पास सल्फ़र 35 होता है, और जो दूसरा बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसके पास रेडियो एक्टिव फास्फोरस होता है, और ये रेडियो एक्टिव फास्फोरस उसके डीएनए में पाया जाता है, क्योंकि डीएनए जो है वो फास्फोरस को कंटेन करता है। तो यहाँ पर आप एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि जो प्रोटीन होते हैं उनमें फास्फोरस नहीं पाया जाता, और जो डीएनए होते हैं उनमें सल्फ़र नहीं पाया जाता। अब जो ये दो कल्चर्ड बैक्टीरियोफेज वायरस थे जिसमें कि उन्होंने सल्फ़र और फास्फोरस डाला था, उन्होंने क्या किया कि इन दोनों अलग अलग बैक्टीरियोफेज वायरस को अलग अलग ई कोलाई यानी कि जो इस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया है उसके कॉलोनी में डाल दिया। अब ऐसा उन्होंने इसलिए किया ताकि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस थे वो इन ई कोलाई बैक्टीरिया पर अटैक कर सके और इससे हमारा रिजल्ट मिल सके। तो इसके बाद हर्शे एंड चेस ने क्या किया कि इसको दो स्टेप से गुजारा, एक तो ब्लेंडिंग किया और दूसरा सेंट्रीफ्यूगेशन। तो ब्लेंडिंग के लिए उन्होंने क्या किया कि दो अलग अलग ब्लेंडिंग मशीन लिए और जो दो अलग अलग मिश्रण थे उनको दो अलग अलग ब्लेंडिंग मशीन में ब्लेंडिंग किया, तो ये दो मिश्रण मिले। ठीक, अब ये जो ब्लेंडिंग करने के बाद हमारा मिश्रण मिला था उन्होंने क्या किया कि सेंट्रीफ्यूगल जो ट्यूब है उसमें डाला, और सेंट्रीफ्यूगल ट्यूब में डालने के बाद उसका सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद हमें कुछ इस तरह का मिश्रण मिला। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करने के बाद ये जो हमें मिश्रण मिला है उसमें हमें दो तरह के रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब वो रिजल्ट क्यों मिलते हैं, उसका कारण क्या है, ये सभी हम जानेंगे। उसके पहले आइए समझते हैं कि बैक्टीरियोफेज वायरस इस दौरान करते क्या है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि सबसे पहले ब्लेंडिंग होता है, फिर उसके बाद सेंट्रीफ्यूगेशन होता है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद क्या होता है कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस है और जो बैक्टीरिया है वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो होता क्या है कि नीचे की ओर बैक्टीरिया मिलते हैं, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं वो बैक्टीरियोफेज की अपेक्षा हैवी होते हैं, जबकि जो वायरसेस होते हैं यानी कि जो बैक्टीरियोफेज वायरसेस होते हैं वे बैक्टीरिया से हल्के होते हैं, इस वजह से ऊपर की ओर मिलते हैं। तो अब इस सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में हमें रिज़ल्ट क्या मिलता है, तो उस रिज़ल्ट को समझने से पहले हम कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि जब तक आप बैक्टीरियोफेज से जुड़े हुए कंसेप्ट को नहीं समझेंगे तो आपको रिज़ल्ट अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो जैसा कि हर्शे और चेस ने क्या किया कि अपने एक्सपेरिमेंट में रेडियो एक्टिव सल्फ़र यूज़ किया, जिससे कि बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन था वो लेबल्ड हुआ, और दूसरे में फास्फोरस यूज़ किया जिससे कि बैक्टीरियोफेज का जो डीएनए है वो लेबल्ड हुआ। अब यहाँ पर मैंने जो सल्फ़र वाला है उसको रेड कलर से दिखाया है, क्योंकि यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का जो प्रोटीन कोड है वो इन्फेक्टेड है। ठीक है, यानी कि उसमें सल्फ़र है, जबकि जो मैंने यूज़ किया हुआ है फास्फोरस लेबल्ड डीएनए, ठीक है, वो अंदर की ओर रेड दिखाई दे रहा है। तो जब भी कोई बैक्टीरियोफेज वायरस किसी बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर डाल देता है, और उसका जो प्रोटीन कोट होता है वो बाहर चला जाता है, यानी कि प्रोटीन कोट अंदर की ओर नहीं जाता। तो इस तरह से पहले वाले जो टेस्ट ट्यूब में बैक्टीरिया थे उसके अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं गया, क्योंकि जो रेडियो एक्टिव सल्फ़र था वो तो बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट में था और प्रोटीन कोट तो बाहर चला गया था। तो जो बैक्टीरिया था उसके अंदर जो बैक्टीरियोफेज का डीएनए जाता है वो रिप्लिकेट करता है, और उसके अंदर कोई भी सल्फ़र कंटेनिंग कंपाउंड नहीं रहता। अब चलते हैं दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ जो फास्फोरस लेबल्ड डीएनए था, अब वो जो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो उसका जेनेटिक मटेरियल अंदर जाता है, और चूँकि ये फास्फोरस कंटेनिंग है तो उस बैक्टीरिया के अंदर जो रेडियो एक्टिव मटेरियल है वो चला जाता है, और जितने भी नए डीएनए बनते हैं उसके अंदर रेडियो एक्टिव मटेरियल फास्फोरस देखने को मिलता है। तो जब सेंट्रीफ्यूगेशन हो जाता है तो सेंट्रीफ्यूग ट्यूब में दो तरह की परत दिखाई देती है। जैसे कि मैंने पीछे बताया था कि जो बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं वो हल्के होने की वजह से ऊपर की ओर होते हैं, और जो बैक्टीरिया होते हैं वो भारी होने की वजह से नीचे होते हैं। तो पहले वाले टेस्ट ट्यूब में देखा गया कि जो रेडियो एक्टिव सक्रियता थी वो ऊपर की ओर दिखाई दी, जबकि बैक्टीरिया के जो निचली सतह थी वहाँ पर कोई भी रेडियो एक्टिव सक्रियता देखने को नहीं मिली। जबकि अगर हम बात करें दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब की, तो दूसरे वाले टेस्ट ट्यूब में ऊपर वाली परत में
कोई भी रेडियो एक्टिव सक्रियता देखने को नहीं मिलती, जबकि नीचे वाली परत में जहां पर बैक्टीरिया मौजूद है वहां पर रेडियो एक्टिव सक्रियता देखने को मिलती है। अब ऐसा होता क्यों है? क्योंकि पहले वाले टेस्ट ट्यूब में हमने देखा था कि हमने जो बैक्टीरियोफेज लिया था उसमें बैक्टीरियोफेज का केवल प्रोटीन कोट ही रेडियो एक्टिव लेबल था, जिसकी वजह से बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ नहीं गया। ठीक है, क्यों नहीं गया? क्योंकि यहाँ पर केवल उसका प्रोटीन कोट ही रेडियो एक्टिव मटेरियल लिया हुआ था, डीएनए नहीं लिया हुआ था। ठीक है ना। तो जब बैक्टीरियोफेज अटैक करता है तो डीएनए को इंसर्ट करता है बैक्टीरिया के अंदर, जबकि प्रोटीन कोड तो बाहर ही रह जाते हैं। तो पहले वाले सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब में रेडियो सक्रियता ऊपर की ओर इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि ऊपर वाले भाग में सल्फ़र कंटेनिंग यानी कि रेडियो एक्टिव सल्फ़र से लेबल्ड बैक्टीरियोफेज वायरस थे, जबकि नीचे वाला जो बैक्टीरिया था उसमें कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं जाता। तो इस वजह से ऊपर की ओर रेडियो एक्टिव सक्रियता दिखाई देती है बैक्टीरियोफेज वाले रीजन में, और नीचे की ओर कोई भी रेडियो एक्टिव सक्रियता नहीं दिखाई देती जहां पर बैक्टीरिया होते हैं। अब बात करते हैं सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब की, जिसमें कि फास्फोरस लेबल्ड डीएनए है। तो जब ये बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पर अटैक करता है तो वो फास्फोरस लेबल्ड जो डीएनए है वो बैक्टीरिया के अंदर इंजेक्ट कर देता है, और उसका जो प्रोटीन कोट है जिसमें कि कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं है वो बाहर की ओर रह जाते हैं। तो इस वजह से बैक्टीरिया के अंदर आपको रेडियो एक्टिव मटेरियल यानी कि फास्फोरस देखने को मिलता है, जबकि बैक्टीरियोफेज के प्रोटीन कोट में कोई भी रेडियो एक्टिव मटेरियल देखने को नहीं मिलता। तो इस वजह से जब हम सेकंड वाले सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब को देखते हैं तो उसमें हमें बैक्टीरियोफेज में कोई भी रेडियो एक्टिव सक्रियता देखने को नहीं मिलती, जबकि बैक्टीरिया में हमें रेडियो एक्टिव सक्रियता देखने को मिलती है। तो इसका रीज़न ये है कि इन बैक्टीरिया के पास फास्फोरस लेबल्ड डीएनए मौजूद थे। तो इस तरह से हर्शे और चेस के एक्सपेरिमेंट से ये क्लियर होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, न कि प्रोटीन कोट होते हैं। आई होप आपको हर्शे और चेस का ये एक्सपेरिमेंट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और फिर भी कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।